नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज पूछताछ के लिए श्रीनगर के अपने दफ्तर में तलब किया है। उन्हें ये सम्मन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भेजा गया है। ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। ईडी ने 2022 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस चार्जशीट में फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के तब के अधिकारी एहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड सरकार का एक फरमान केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी विभाग का अधिकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सरकार को बिना बताए सीधे तौर पर कोई भी जानकारी ना दे और ना ही किसी पूछताछ में शामिल हो। पश्चिम बंगाल की तरह क्या अब झारखंड में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। झारखंड में कई अलग अलग मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों, सीबीआई और ईडी की जांच तेज हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार का अधिकारियों के लिए जारी नया फरमान एजेंसियों के लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रमुख सचिव वंदना दादेल ने 9 जनवरी को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी झारखंड में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको लिखी गई। आखिर क्या है इस चिट्ठी में, ये हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के नोटिसों और जांच से जुड़े दस्तावेजों पर सीधे जवाब ना दें, बल्कि अपने विभाग के जरिए सरकार की जानकारी में लाएं। केंद्रीय जांच एजेंसियां बिना सरकार के सक्षम प्राधिकार को लिखे सीधे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। साथ ही सरकारी दस्तावेजों की भी मांग की जाती है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाए बिना अधिकारी पूछताछ में शामिल होते थे। सरकारी दस्तावेजों को इन केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप देते थे, जो गलत है। जो सूचनाएं दी जाती हैं, संभावना है कि वो आधी अधूरी हो या गलत हो, जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब अगर सेंट्रल एजेंसीज कोई जानकारी किसी अधिकारी से मांगती हैं तो पहले अधिकारी अपने डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा, फिर डिपार्टमेंट का हेड मंत्रिमंडल सचिवालय और विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देगा। उसके बाद ये दोनों डिपार्टमेंट कानूनी सलाह लेंगे और उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज को जानकारी देंगे। हालांकि इस बारे में कानूनी जानकारों की राय बटी हुई है। राज्य सरकार ने जो ये सर्कुलर जारी किया है उसका आधार क्या है, ये किस नियम के तहत जारी किया गया है, ये कुछ भी उस पर नहीं स्पष्ट है। और ऐसे सिचुएशन में एक ऐसी क्योस वाली स्थिति पैदा होगी जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल ही जायज नहीं है। झारखंड सरकार के इस नए आदेश से माना जा रहा है कि अधिकारियों को जांच में सहयोग देने से साफ इनकार करने को कहा गया है, क्योंकि ईडी 7 बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन कर पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए। झारखंड में चल रहे अलग अलग मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अभी तक 2 आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही इन घोटालों में कई अन्य गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं। लेकिन अब ये नया आदेश केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए जांच में अड़चन पैदा जरूर करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव और मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच ईडी अफसरों पर हुए हमले को लेकर तनातनी जारी है। ईडी ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और इस मामले में जल्द ही सुनवाई की मांग भी की गई है। मामले की सुनवाई आज होगी। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के सवाल को सुर्खियों में ला दिया है। जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी, वहीं कोलकाता में ईडी निदेशक ने राज्य के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर इस बात पर चर्चा की कि आगे से उनकी टीम पर इस तरह के हमले न हों। जानकारी के मुताबिक ईडी के कार्यवाहिक निदेशक राहुल नवीन ने गवर्नर से मुलाकात से पहले एनआईए, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में इस पर चर्चा हुई कि बाकी चल रहे मामलों में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो। ईडी सिर्फ बंगाल में करीब 12 से ज्यादा हाई प्रोफाइल मामलों में जांच कर रही है। इस बीच ईडी के खिलाफ हुए हमले को लेकर जांच एजेंसी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई है। इस हादसा का शुरुआत हुआ था जनवरी के 5 तारीख को, जब ईडी के एक अधिकारियों का टीम गए थे संदेशखाली
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में। वहाँ पे उन्होंने एक टीएमसी नेता के घर पे एक रेड करने गए थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पहुँचे सुबह सुबह, तब वहाँ उनको एक मॉब ने घेर लिया और कुछ ईडी ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ, उनको गाड़ी भी तोड़ा गया। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीआईएल इस मामले को लेकर ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। उस पीआईएल की सुनवाई थर्सडे को है और अब ईडी ने खुद कलकत्ता हाईकोर्ट के पास गए हैं, कहे है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। उन्हें ये मीडिया से पता चला है, उनको ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है। इधर ईडी का जो बयान गृह मंत्रालय पहुंचा है, उसके मुताबिक हमलावर लाठी, पत्थर और ईंट से लैस थे। इस घटना में ईडी के 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल ईडी अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसक भीड़ ने ईडी अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, वॉलेट आदि भी छीन लिए। इसके साथ ही ईडी के कुछ वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वैसे हमले के 6 दिन बाद भी मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फरार है। ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसमें देश से उसके बाहर निकलने पर रोक लगाने के लिए सभी भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों को अलर्ट किया गया है। उधर इस मामले में राजनीतिक घमासान भी जारी है। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से वहां पर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था या फिर वहां पर हुए किसी टीम पर हमले को लेकर उनसे रिपोर्ट तलब की हो। बहरहाल चुनाव आने वाले हैं, इस तरह की तनातनी आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगी। कोलकाता से अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजधानी भोपाल में प्रदूषण का स्तर बिगड़ता जा रहा है। भोपाल में अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जानकार कहते हैं कि इसकी मुख्य वजह है राजधानी की सड़कों पर चल रहा बेतरतीब निर्माण कार्य। भोपाल के कोलार इलाके में बीते 1 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। झीलों का शहर भोपाल इन दिनों कोहरे की चादर ओढ़े है। ये कोहरा फेफड़ों में जहर घोल रहा है। ये भोपाल की कोलार रोड है, साल भर से बन ही रही है। शहर के बीचों बीच इस सड़क से गुजरते लोगों के फेफड़ों में हवा के साथ प्रदूषण और धूल भी घुल रही है। मेरी खुद का झुग्गी भी थी, घर भी था। इतनी झली मुझे परेशान करा और हम लोग तो 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब से देख रहे हैं एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है। धूल मिट्टी वगैरह खूब उड़ती है यहाँ पे और बीच में रास्ता भी नहीं दिया है, पूरा राउंड लगा के आना पड़ता है। धूल देख रहे हैं आप कितनी उड़ती रहती है और परेशानी ऐसी बनी रहती है कि जो रोड चालू करते हैं उसके ऊपर भी ये आप देख रहे हैं कि कितने खड्डे हो रहे हैं, वहाँ पर भी परेशानी का सबब बन रहा है बराबर और काफ़ी लंबे टाइम से काम चल रहा है। भोपाल में हवा की गुणवत्ता यानी AQI 219 है, इंदौर में 240, ग्वालियर में 244, जबलपुर में 209। 201 से 300 के बीच AQI को खराब AQI की श्रेणी में रखा जाता है। AQI को 8 प्रदूषण कारकों के आधार पर तय करते हैं। ये PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3 और NH3 PV होते हैं। PM2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। PM2.5 का स्तर ज्यादा होने पर ही धुंध बढ़ती है। PM10 को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। इसमें धूल और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM10 और 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा जलाने से ज्यादा बढ़ता है। PM10 का सामान्य लेवल 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर MgCm होना चाहिए। PM2.5 का नॉर्मल लेवल 60 MgCm होता है। भोपाल में इस वक्त PM10 की स्थिति 166 है, जबकि PM2.5 80 पर है। जैसे भोपाल शहर के बारे में अगर बात करते हैं तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसमें बढ़ोतरी नवंबर माह में, नवंबर 2023 में बहुत अधिक हो गई थी। इसका मुख्य कारण ये होता है कि उस समय में ठंड की शुरुआत होती है और जो नमी होती है वातावरण में कम होने से जो धूल कण हैं वो काफ़ी मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हो जाते हैं। ये हम लोगों ने एक ARAI पुणे के माध्यम से एक स्टडी कराई थी, सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी। उसके जो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आए थे, उस रिपोर्ट में
जो मुख्य स्रोत है वो धूल के कण है जो सड़कों से आदि से या वाहनों के परिवहन से जोड़ते हैं, वो पाए गए थे। इस प्रकार से हमारे सामने आया था जो मुख्य कारण है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का। हवा की सेहत लगातार राजधानी भोपाल में खराब होती जा रही है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाने वाला झीलों का शहर के कुछ इलाकों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति पर पहुँच गया है, जिसकी वजह बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह धूल कण बताई जा रही है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, NDTV। हमारी सीरीज गणतंत्र के स्पेशल 26 में आज बात करेंगे सिख रेजिमेंट की। क्या है सिख रेजिमेंट का इतिहास, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। एक ऐसा रेजिमेंट जिसके एक सैनिक को 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। 26 जनवरी के परेड की चर्चा सिख रेजिमेंट के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। ऐसे जवान जिनकी रग रग में बहादुरी है, जिसका लोहा अंग्रेज से लेकर पूरी दुनिया मानती रही है। सिख रेजिमेंट का इतिहास भव्य और गौरवशाली है। सिख रेजिमेंट की शुरुआत 1846 में महाराजा रंजीत सिंह के सिपाहियों से हुई। उसके बाद कई युद्ध में इस रेजिमेंट ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। 1885 का टोफरेक का युद्ध हो या फिर 1897 की सारागढ़ी की जंग, इस रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से आज तक सभी के जुबान पर है। सारागढ़ी में तो 21 जाबाज सैनिकों ने 10,000 अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था। इसके बाद पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी सिख सैनिकों का जलवा याद किया जाता है। इस रेजिमेंट को 14 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भी सिख रेजिमेंट ने तमाम युद्धों में हिस्सा लिया। 2 बार परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। 1962 की जंग में सूबेदार जोगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र मिला। जो बोले सो निहाल, सत श्री आकार का जयकारा सिख रेजिमेंट की पहचान है। इसका रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में है। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसमें केवल जाट सिख समुदाय से ही सैनिक भर्ती हो सकते हैं। हालांकि अफसर हर एक समुदाय और देश भर से आते हैं। यह सेना की धर्मनिरपेक्ष और सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा को भी सिखाता है। करगिल में इस रेजिमेंट को टाइगर हिल बैटल ऑफ ऑनर मिला था। करगिल हिल बैटल ऑफ ऑनर से भी इसे मिला। इस रेजिमेंट को जितने सम्मान मिले हैं उतने किसी और को नहीं मिला है। खेलों में भी इस रेजिमेंट ने देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इसे 55 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक मिले हैं। मौजूदा समय में इस रेजिमेंट में 21 बटालियनें हैं। देश की सुरक्षा में सिख रेजिमेंट का योगदान काफी बड़ा है। इसका मोटो है निश्चय कर अपनी जीत करूं, जो दिखाता है इनकी फौलादी इच्छा शक्ति और हर हाल में जीत हासिल करने का जुनून।